तीन मेन टाइप की जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, वो उनकी थ्योरीज हमने पढ़नी है। एक तो आगे फंक्शनलिस्ट या आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोल लो, ठीक है। पहला आ गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज पढ़नी है, मतलब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो सोशियोलॉजिस्ट रखते हैं उनकी थ्योरीज, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो आप देख लें, वो आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। दूसरा आ गया कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो आएंगे, ठीक है, वो जो हैं उनकी थ्योरीज पढ़नी है। और तीसरे आगे इंटरेक्शनिस्ट, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। तो ये तीन टाइप की हमने थ्योरीज पढ़नी है। तीन पर्सपेक्टिव हैं सोशियोलॉजी के, मेन तीन पर्सपेक्टिव ये हैं। तो इनकी थ्योरीज हमने पढ़नी है स्ट्रेटिफिकेशन पर, जो हमारे सिलेबस में भी है और जो इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन कौन थे? इमाइल दुर्खायम था फंक्शनलिस्ट, टैलकट पार्सन फंक्शनलिस्ट था, आर के मर्टन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था, डेविस एंड मूरे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। तो हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल में हम जो स्ट्रेटिफिकेशन पे जिन सोशियोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं वो दो हैं। एक तो टैलकट पार्सन की पढ़नी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेविस मूरे की थ्योरी या हाइपोथेसिस बोल लीजिए, डेविस एंड मूरे की, जिस पे क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। और एक बार तो इसके क्रिटिसिज्म पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि मेल्विन ट्यूमिन करके एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने जो डेविस एंड मूरे का क्रिटिसिज्म किया था उसके बारे में लिखो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी में। सबसे पहले टैलकट पार्सन। तो टैलकट पार्सन कहता है कि देखिए हर सोसाइटी जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसमें ऑर्डर और स्टेबिलिटी होगी। लोग सभी चाहते हैं कि सोसाइटी में पीस हो, ऑर्डर हो, स्टेबिलिटी रहे, वार्स वगैरह ना हो, क्वाल्स झगड़े वगैरह ना हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, अच्छे से एक दूसरे के साथ लोग रहें पीसफुली। तो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए सोसाइटी में। अब सोसाइटी में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो तो एक टोटली डिफरेंट तरीके से एक पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो। वहीं आप अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हो तो टोटली डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करते हो। अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करते हो तो एक डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करते हो। तो हर किसी के से आप जब इंटरेक्ट करते हो, ये लोग जब इंटरेक्ट करते हैं तो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये अगर जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो वैसे ही अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने लग जाओ तो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सोसाइटी में कुछ ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं कि इंटरेक्ट कैसे करना है, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे। सोसाइटी ने इसलिए रूल्स बना के रखे हैं। अगर तुम अपने पेरेंट्स को भी यार बोलोगे, तू बोल के बात करोगे तो वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहे तो सोसाइटी दो चीज़ें करती है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। लोग जब इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ बिजनेस करें, इंटरेक्शन में सब आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, बातचीत करना और सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो सोसाइटी दो चीज़ें यूज़ करती है, टैलकट पार्सन बोलता है। एक तो सोसाइटी रूल्स बनाती है कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, उन्हें कहते हैं रूल्स ऑफ बिहेवियर को कहते हैं सोशल नॉर्म्स, ठीक है। इनको जब कोई वायलेट करेगा तो उसको फिर पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। वो जेल में भी डाला जा सकता है, उसको बाइकआउट भी किया जा सकता है, आउटकास्ट भी किया जा सकता है, सार्केस्टिक पनिशमेंट, उसको ताने भी मारे जा सकते हैं। और दूसरा वैल्यूज़, सोसाइटी सोशलाइजेशन के ज़रिए उन लोगों के अंदर ऐसी वैल्यूज़, एथिक्स, मोरालिटी भर देती है कि लोग इन रूल्स को अच्छा मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। और क्योंकि सोसाइटी सभी इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करती है तो ये जो वैल्यूज़ होते हैं वो सभी लोगों की वैल्यूज़ होती हैं, सब लोग इन वैल्यूज़ को आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। और इसलिए सोसाइटी में वैल्यू कंसेंसस होता है, मतलब सब लोगों की वैल्यूज़ सेम होती हैं। ये वैल्यू कंसेंसस टर्म याद रखना टैलकट पार्सन की थ्योरी की। अब टैलकट पार्सन कहता है कि जो कोई इन शेयर्ड वैल्यूज़ को, कॉमन वैल्यूज़ को फॉलो करेगा तो उसको सोसाइटी हायर रिवार्ड देगी, ठीक है। जो इनको नहीं फॉलो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी या लोअर रिवार्ड्स मिलेगा जो इन वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। और जब
कुछ को हायर रिवार्ड्स मिल रहे हैं तो कुछ को लोअर रिवार्ड्स मिल रहे हैं। रिवार्ड्स किस टर्म में हो सकता है, आपको पैसा ज़्यादा दिया जा सकता है मनी की फॉर्म में, यानी वेल्थ हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा स्टेटस दे देगी सोसाइटी अगर आप वो वैल्यूज़ फॉलो करेंगे, आपको ज़्यादा सोसाइटी क्या दे देगी, पावर दे सकती है, ठीक है। तो इसके बेस पे जब आप अलग अलग रिवार्ड्स दे रहे हो, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, तो इसका मतलब स्ट्रेटिफिकेशन बन जाएगी सोसाइटी में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि आप रिवार्ड्स अलग अलग दे रहे हो तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, उससे बात क्लियर हो जाएगी। जैसे राजपूत की जो इंडिया में सोसाइटी थी, जो ऑलरेडी राजपूत होते थे पुराने, उसमें ब्रेवरी को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। ये एक वैल्यू थी, ब्रेवरी एक ऐसी वैल्यू थी, सब लोग शेयर करते थे, सब लोग कहते थे कि ब्रेवरी, जो ज़्यादा इंसान ब्रेव है उसको ज़्यादा स्टेटस, पावर, वेल्थ वगैरह दी जाती थी, उसकी इज्जत की जाती थी, रिस्पेक्ट की जाती थी, और सभी लोग शेयर करते थे, सब लोग मानते थे कि ब्रेवरी अच्छी है। तो जो कोई ब्रेव होता था उसको पैसे, राजा महाराजा उसको पैसे भी ज़्यादा देते थे, ज़मीनें जागीरें ज़्यादा देते थे, उसको स्टेटस भी ज़्यादा मिलता था, ठीक है। तो उस मतलब ब्रेवरी को वहाँ पे वैल्यू किया जाता था, और जो इसके उल्टा कॉवर्ड होता था उसको लेसर रिवार्ड मिलते थे, आउट कास्ट कर दिया जाता था, ह्यूमिलिएशन की जाती थी, ठीक है। अब इसी तरीके से अमेरिका की एग्जांपल ले लो, वहाँ अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी है, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो टेलकर पार्सन कहता है कि वहाँ सब लोग चाहते हैं कि जो सक्सेस है ना, अचीवमेंट है, ये एक वैल्यू है, सब लोगों की शेयर्ड वैल्यू है। तो जो कोई भी कोई इन्वेंशन करता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप यूज करके इंडस्ट्री बनाता है, जो कोई भी सक्सेसफुल होता है, तो सब लोग उसको क्योंकि वो कॉमन वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, वो शेयर्ड वैल्यू को फॉलो कर रहा है, अचीवमेंट को, तो सब लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, पावर, वेल्थ, स्टेटस सब कुछ उसको ज़्यादा देंगे। और जो लोग वर्कर ही रह गए, गरीब ही रह गए, अचीवमेंट नहीं, कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाए, वो लोग भी उस चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे कि कोई अगर अचीव करता है, वो लोग ये मानेंगे कि हम इस वैल्यू को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उसने अचीव करी है तो उसको स्टेटस हाई देना चाहिए, वो जस्टिफाई करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, क्योंकि वैल्यू कंसेंसस है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, कंसेंसस है, सब लोगों की सेम वैल्यू है, जो उस वैल्यू को फॉलो करता है सब लोग मानते हैं हाँ जी ये सक्सेसफुल है क्योंकि ये इसने ये वैल्यूज फॉलो करी, ये अचीवमेंट ओरिएंटेड था, ये टैलेंटेड था, तो जस्टिफाई करते हैं वो सब लोग। तो कोई कंफ्लिक्ट सोसाइटी में उतनी बड़ी नहीं है। छोटी मोटी कंफ्लिक्ट टेलकर पार्सन कहता है कि ये स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से हो सकती है इनइक्वालिटी, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाती है, कोई बड़ी वॉर वगैरह, कोई मूवमेंट वगैरह, रेवोल्यूशन वगैरह नहीं आएगा। तो ये टेलकर पार्सन की थ्योरी थी, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कैसे क्रिएट होती है, वैल्यू कंसेंसस की वजह से। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जो एग्जाम में आएगी, आती भी है, वो है डेविस एंड मूरे। ये दो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, ये दोनों टेलकट पार्सन के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, और उससे इन्फ्लुएंस थे। अमेरिकन सोशियोलॉजी से 1945 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी या हाइपोथेसिस मान लीजिए वो दी। इनके सामने कुछ इन्होंने अपने आप से क्वेश्चंस किए कि स्ट्रेटिफिकेशन को लेके कि हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम पहले ये स्टडी करेंगे वाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्रिएट कैसे होती है। जैसे टेलकर पार्सन ने क्रिएट कर दी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी की वजह से, वैल्यू कंसेंसस होता है, जो वैल्यू को फॉलो करेगा हाई रिवार्ड मिलेगी, तो वैल्यू कंसेंसस की वजह से बन जाती है। और दूसरा ये मानना चाहते हैं कि और क्यों ये सब सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये यूनिवर्सल क्यों है, ठीक है। पहली तो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, और कुछ सोसाइटी में एग्जिस्ट करे कुछ में ना करे तो चलता है। लेकिन हमने कल अपनी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के 4 फीचर्स हैं, जिसमें से एक ये है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यूबिक्यूटस और यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में मौजूद है ये, ठीक है, हर सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है। इक्वलिटी किसी भी सोसाइटी में नहीं, तो हर सोसाइटी में सोशल इनइक्वलिटी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो क्या कारण है इसके, एग्जिस्ट क्यों करती है और हर सोसाइटी में क्यों है। तो अब ये जो दोनों सोशियोलॉजिस्ट हैं डेविस एंड मोरे, वो अब इसको स्टडी करना जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इन्होंने कहा कि फंक्शनल प्री रिक्विजिट का कंसेप्ट दिया। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट इस कंसेप्ट को मानते ही है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल प्री रिक्विजिट। फंक्शनल प्री रिक्विजिट का कंसेप्ट क्या है कि हर एक सोसाइटी जो है या सोशल सिस्टम जो है, ठीक है, हर एक सोसाइटी या सोशल सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, अगर वो सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहता है, सोसाइटी एग्जिस्ट करना चाहती है, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इस सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे, जब तक ये फुलफिल ना होती तब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये फुलफिल
होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम एग्जिस्ट कर पाएगा, सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, ये है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। अब वो बोलते हैं कि एक सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स हैं। तो कुछ ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स इन्होंने जो अपनी इस थ्योरी में दिए वो ये है। टेलकर पार्सन के स्टूडेंट थे तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे ही कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और आर्डर होना चाहिए, मतलब डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, इनस्टेबिलिटी, वॉर, कन्फ्लिक्ट, ये सब नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, आर्डर होना चाहिए। ठीक है, सब लोग रूल फॉलोइंग होने चाहिए। पहला तो ये, तभी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। अगर जंगें होती रहेंगी है और रेवोल्यूशंस होते रहेंगे तो सोसाइटी तो इनस्टेबल हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लोग वहाँ उस सोसाइटी से छोड़कर माइग्रेट करके चले जाएंगे, वो सोसाइटी में तबाह हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, इसलिए प्री रिक्विजिट ये होगा तो तभी सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी। दूसरा प्री रिक्विजिट क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, वर्क्स हैं, ऑक्यूपेशन मान लो, जॉब्स मान लो, या रोल्स मान लो, कुछ भी मान लो, ये सब एक ही चीज़ है, ये जॉब्स मान लो। ठीक है, तो ये क्या है कि इनकी एलोकेशन सूटेबल होनी चाहिए। सोसाइटी में बहुत सारी पोजीशंस हैं, रोल्स हैं, जॉब्स हैं, अब इनकी एलोकेशन सूटेबल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर सूटेबल लोग ही ये जॉब करने चाहिए। ठीक है, अगर एक डॉक्टर की हमें पोजीशन खाली है और वहाँ पे आपने एक वर्कर को बिठा दिया, तो उसको क्या पता डॉक्टरी कैसे करनी है, तो वैसी सोसाइटी नहीं चल पाएगी। एक किंग की जगह आपने एक स्लेव को बिठा दिया जिसको किंगशिप के बारे में पता नहीं है, उसके पास वो वैल्यूज़ नहीं है। वॉरियर्स में आपने कॉवर्ड लोग जो है उनको मिलिट्री में डाल दिया, तो फिर वो सोसाइटी जो है वो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो रोल, जो ऑक्यूपेशंस के लिए टैलेंटेड लोग चाहिए, वो टैलेंटेड लोग उन्हीं ऑक्यूपेशंस में जाएं जिनके पास उस ऑक्यूपेशन का रिक्वायर्ड टैलेंट है। तो सूटेबल एलोकेशन ऑफ रोल्स होना चाहिए सोसाइटी में, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पर बॉक्स बनाया है कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स टैलेंटेड होते हैं, कुछ लेस टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी सोसाइटी में जॉब्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मतलब ये इनका मानना था, डेविस एंड मूरे का, कि सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल टैलेंटेड हैं, कुछ लेस टैलेंटेड, और जो टैलेंटेड हैं ये कहते थे वो बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने कहा था लिमिटेड टैलेंटेड लोग हैं, और जो जॉब्स हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं और कुछ लेस इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। अब ये सूटेबल एलोकेशन से मुराद क्या है, ये कहते हैं कि अगर लेस टैलेंटेड लोग, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन में चले गए तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे मैंने बात की कि अगर लेस टैलेंटेड बंदा है, कोई जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, लो फोर है, एक चोर टाइप का बंदा है, ठीक है, उसको कोई स्किल नहीं है, और उसको आपने ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बना दिया, तो वो क्या ऑपरेशन करेगा, वो तो फिर लोग मरते जाएंगे, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, वॉरियर्स आपने जो मिलिट्री में आपने कॉवर्ड लोग डाल दिए, ठीक है, तो फिर वो काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को हथियार चलाने नहीं आते, बंदूकें चलाने नहीं आती, उनके पास रिक्वायर्ड टैलेंट नहीं है और आपने उनको रिक्रूट कर लिया, तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक तो ये, इसलिए हमें रिक्रूटमेंट अच्छी होनी, एलोकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वो बोलते हैं कि अगर कोई बंदा मोटिवेटेड ही नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट जॉब्स को ज्वाइन करे, तब भी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब सूटेबल एलोकेशन इसलिए भी होनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेटेड हों, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वरना क्या है कि अब लोग टैलेंटेड तो हैं, लेकिन टैलेंटेड लोगों को कोई मोटिवेशन ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट जॉब्स को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, वो तो लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट को वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, इंपॉर्टेंट जॉब्स को वो अट्रैक्टिव मानते ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा, फिर भी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि सूटेबल एलोकेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि लोगों को इंपॉर्टेंट जॉब्स अट्रैक्टिव भी लगे, टैलेंटेड लोगों को ये जॉब्स अट्रैक्टिव लगे, टैलेंटेड लोग मोटिवेटेड हों इंपॉर्टेंट जॉब्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब इस टाइप का एलोकेशन सूटेबल माना जाएगा। पहला सूटेबल एलोकेशन क्या माना जाएगा, टैलेंटेड लोग इंपॉर्टेंट जॉब्स को ज्वाइन करें, लेस टैलेंटेड इंपॉर्टेंट जॉब को ज्वाइन ना करें। दूसरा सूटेबल के एलोकेशन वो होगा जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस को अट्रैक्टिव बनाएगा टैलेंटेड लोगों के लिए।
तो अब क्या हो गया, सूटेबल एलोकेशन का मतलब क्या हो गया, टैलेंटेड पीपल मस्ट जॉइन इंपॉर्टेंट जॉब्स फॉर स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। स्टेबिलिटी और ऑर्डर के लिए दैट इज टैलेंटेड लोगों को ज्वाइन करना चाहिए इंपॉर्टेंट जॉब्स को, तभी स्टेबिलिटी और ऑर्डर रहेगी। तो ये जो बात की हमने कि टैलेंटेड लोग ज्वाइन करने चाहिए इंपॉर्टेंट जॉब्स को, और इंपॉर्टेंट जॉब्स अट्रैक्टिव होने चाहिए टैलेंटेड पीपल के लिए, इसको बोलते हैं सूटेबल एलोकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन या रोल। तो ये मतलब ये भी एक प्री रिक्विजिट है, सोसाइटी में ऐसा होगा तभी सोसाइटी में ऑर्डर होगा। ठीक है, तो पहला प्री रिक्विजिट आ गया स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, और इसको मेंटेन करने के लिए ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये भी एक प्री रिक्विजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, टैलेंटेड लोग ज्वाइन करने चाहिए इंपॉर्टेंट जॉब को, और इंपॉर्टेंट जॉब जो हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए टैलेंटेड पीपल के लिए, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इस एस्पेक्ट के सूटेबल एलोकेशन के चार, यही चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश में मैंने लिख के रखी है और पॉइंट वाइज लिख के रखी है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आप नोट बना लो इसको देख के। ठीक है, तो 4 एस्पेक्ट्स हैं इस पॉइंट के, सूटेबल एलोकेशन वाला जो फंक्शनल प्री रिक्विजिट है सूटेबल एलोकेशन ऑफ रोल, उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, मतलब उससे हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज़, वहाँ ऊपर तो मैंने 2 बताई हैं, क्या बताई हैं आपको, एक अट्रैक्टिव और दूसरा टैलेंटेड पीपल ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 और करके बताई हैं। मैंने क्या बताई, बेसिकली ये डेविस एंड मूरे की थ्योरी है वो बता रहे हैं। ऑल ऑक्यूपेशंस मस्ट बी फिल्ड, पहली बात के सारे के सारे ऑक्यूपेशन फिल होने चाहिए। ये बोल रहे हैं कि टैलेंटेड, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, सबके सब फिल होने चाहिए, मतलब वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइप के कोई बनना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर्स कोई बनना ही नहीं चाह रहा, किसी सोसाइटी में डॉक्टर्स हैं ही नहीं, किसी सोसाइटी में मिलिट्री वाले हैं ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब हर सोसाइटी जो दुनिया की ले लो, उसमें मेडिकल वाले भी प्रोफेशन के होंगे, कुछ एजुकेशन भी से भी डील कर रहे होंगे, कुछ रिलीजन से डील कर रहे होंगे, कुछ मिलिट्री से डील कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसी सोसाइटी में कोई वैकेंट है, कोई पोजीशन, अगर वैकेंट होगी तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो पहली बात, सारी पोजीशनें फुलफिल होनी चाहिए, सब पोजीशंस में जो है लोग होने चाहिए। ठीक है, तो सब की सब, चाहे इंपॉर्टेंट हो लेस इंपॉर्टेंट हो, ऑल ऑक्यूपेशंस मस्ट बी फिल्ड। अब दूसरा क्या आ गया कि जो कंपिटेंट पर्सन है, जो टैलेंटेड पर्सन है, वो इन जॉब्स को, इन ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन करने चाहिए, मोस्ट कंपिटेंट पर्सन। ठीक है, मतलब उस पार्टिकुलर जॉब के लिए, उस पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए जो पर्सन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो उसको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा है, जैसे वो नॉवलिस्ट है, तो नॉवलिस्ट बहुत फेमस नॉवलिस्ट है मान लो, दुनिया आपकी इंडिया का सबसे फेमस नॉवलिस्ट मान लो, लेकिन इसको नॉवलिस्ट वाली जॉब को ज्वाइन करना चाहिए ना, राइटिंग वाली जॉब को, जहाँ नावल ऑथर बनना चाहिए ना। लेकिन अगर इसको आप बना के डॉक्टर बना दोगे तो नहीं चलेगा। ये टैलेंटेड तो है लेकिन ये डॉक्टर के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड में यही फ़र्क है। ठीक है, कॉम्पिटेंस ज़्यादा बेटर वर्ड है यूज़ करना। तो जो उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही उसको जॉब ज्वाइन करना चाहिए। तीसरा, ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जो, क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए सोसाइटी में इन पोजीशंस को ज्वाइन करने के लिए, तो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग से। तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। जैसे अब मिलिट्री में रिक्रूटमेंट भी तो होगी, फिर भी आपको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस में भी आपको, तभी आप क्या करोगे, उस जॉब को सक्सेसफुली आप उसके रोल को फुलफिल कर पाओगे। तो ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग का ये ध्यान रखना बहुत कॉस्टली होती है। इसमें आपका टाइम वेस्ट, टाइम यूज़ होता है, इसमें आपका मनी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी फिजिकल एनर्जी यूज़ होती है। तो ट्रेनिंग जो होती है बहुत कॉस्टली टाइप की है, कि इसमें टाइम, मनी, फिजिकल एनर्जी आपकी यूज़ होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो तीसरा पॉइंट है। चौथा, रोल्स मस्ट बी परफॉर्म विद डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। वही अट्रैक्टिव वाला बात आ गया कि जो जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उसको मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ वो जॉब करें। ऐसा नहीं, मिलिट्री में लोग चले तो गए बट वो रो रहे हैं, उनको घर की याद आ रही है, वो काम करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं हम फंस गए, कब यहाँ से निकलें, कोई और जॉब के लिए ट्राई करें। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो वो इंसान अनफिट होगा उस जॉब के लिए। अनफिट भी नहीं, वो मिसफिट होता है। ठीक है, एक तो होता है अनफिट, एक क्योंकि मिसफिट, मतलब वो गलत जगह पे फंस गया है। तो ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो
टीचर्स वो लोग बने हुए हैं जो टीचर बनना ही नहीं चाहते, मिलिट्री में वो लोग हैं जो मिलिट्री में जाना ही नहीं चाहते, आईपीएस वो लोग हैं जो कि जिनका दिल कर रहा है कि आईएएस जाना था बट आईपीएस में आगे फंस गए, अब वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर वो दोबारा क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो आईपीएस वगैरह में फंस गए, आईआरएस में फंस गए, तो वो उस जॉब के साथ फुल जस्टिस नहीं कर पाएंगे, डेडिकेशन मोटिवेशन से वो जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए, डेडिकेशन ऑक्यूपेशन सारे फुलफिल होने चाहिए, कंपिटेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए और डेडिकेशन, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर चार एस्पेक्ट्स, डेविस एंड मूरे बोलते हैं कि अगर ये चार एस्पेक्ट्स जो हैं ये पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो तब सोसाइटी जो है वो सफ़र करेगी, ठीक है। तो ये आ गई पहली बात। तो ये डेविस एंड मूरे की अभी तक इतनी थ्योरी हमने पढ़ ली। आगे वो बात करते हैं, हो सोसाइटी फुलफिल दिस प्री रिक्विजिट एंड इट्स, कि सोसाइटी जो है वो इन प्री रिक्विजिट्स को कैसे फुलफिल करती है, ठीक है। ये जो प्री रिक्विजिट है सूटेबल एलोकेशन का, जिसके हमने चार एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, अब सोसाइटी इस प्री रिक्विजिट को कैसे फुलफिल करेगी। एग्जिस्ट होना है सोसाइटी को तो ये प्री रिक्विजिट फुलफिल होना चाहिए, तो ये कैसे करेगी। तो डेविस एंड मूरे कहते हैं कि इसको करने का सोसाइटी के हाथ में सबसे इफेक्टिव मीन क्या है, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, वो है स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। कि सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जरिए सोसाइटी जो है वो अपना सूटेबल एलोकेशन वाला जो फंक्शनल प्री रिक्विजिट है, जिसके चार एस्पेक्ट्स हैं, वो उसको फुलफिल करती है। कैसे करती है हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब सोशल इनइक्वालिटी हर सोसाइटी में होगी, ये यूनिवर्सल होगी, तो उनके सवाल का जवाब हो गया। और एग्जिस्ट क्यों करती है वो भी हमने देख लिया कि सूटेबल एलोकेशन के लिए, और हर सोसाइटी को एग्जिस्ट करना तो हर सोसाइटी में होगी। तो उनके सवाल का जवाब क्या आ गया कि क्यों एग्जिस्ट करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि हर सोसाइटी दुनिया की उसको एग्जिस्ट होने के लिए आर्डर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और सूटेबल एलोकेशन ऑफ रोल चाहिए, ठीक है। और ये सब करने का सबसे बेस्ट तरीका है सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से जो सूटेबल एलोकेशन ऑफ रोल्स करती है वो हम नीचे देखते हैं। वही टेलकर पार्सन से इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने डिटेल में किया है, आगे आपको क्यों सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल इनइक्वालिटी से मुराद होगी कि अनइक्वल रिवार्ड्स, यानी हर जॉब के लिए सोसाइटी रिवार्ड जो दे रही है, रिवार्ड्स होगी मतलब सैलरी की फॉर्म में, सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ठीक है, प्रेस्टीज उस जॉब के साथ कितनी है, स्टेटस कितना है, पावर कितना है, ठीक है, उसके साथ प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, ये सब आगे रिवॉर्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो अब सोसाइटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, अनइक्वल रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब हर जॉब के लिए आपने रिवॉर्ड्स अलग रखें। डॉक्टर को ये सब ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एक प्लम्बर, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर को, जो एक फैक्ट्री में मैनेजर होता है, उसको ज़्यादा मिलता है ये सब कुछ एज कंपेयर टू एक वर्कर, ठीक है। डॉक्टर को नर्स के मुकाबले में भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अनइक्वल रिवार्ड्स, और अब इससे इन अनइक्वल रिवार्ड्स की वजह से, मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में अनइक्वल रिवार्ड होते हैं, और इन अनइक्वल रिवार्ड्स की वजह से और अनइक्वल प्रिविलेज की वजह से सोसाइटी में जो डिफरेंट पोजीशन के साथ डिफरेंट रिवार्ड्स और डिफरेंट प्रिविलेज हैं, हमारा वो वाला रूल जो सूटेबल एलोकेशन वाला फंक्शनल प्रिविलेज था वो पूरा हो जाएगा। तो सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सोशल इनइक्वालिटी या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अगर खोलो तो इसमें बात आती है अनइक्वल रिवार्ड्स की, जो टेलकर पार्सन ने भी कहा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यही है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता भी दिया, जिसमें इसमें रिवार्ड ज़्यादा होंगे टॉप पे, यहाँ पे थोड़े कम, यहाँ पे सबसे कम रिवार्ड होता है वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। तो अब डेविस एंड मूरे कह रहे हैं कि सूटेबल एलोकेशन ऑफ रोल तभी होगा सोसाइटी में, तभी वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट फुलफिल हो सकता है जब सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी होगी, दैट इज जब सोसाइटी में अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए रिवार्ड्स अलग अलग होंगे, तभी हमारे वो चार एस्पेक्ट्स जो हैं, वो मोटिवेशन वाला, वो डेडिकेशन वाला, वो ट्रेनिंग वाला, वो सब पूरा होगा। वो कैसे होगा वो ऑलरेडी आगे ये बता रहे हैं कैसे। पहली बात तो ये बोले कि अगर सेम रिवार्ड्स रखेंगे तो कैसे सूटेबल एलोकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम सेम रिवार्ड रखते हैं हर ऑक्यूपेशन के लिए, तब क्या होगा, हो जाएगा मोटिवेशन नहीं होगी। अगर डॉक्टर को भी उतनी ही सैलरी मिल रही है
जितनी एक नर्स को मिल रही है, तो कोई डॉक्टर क्यों बनेगा भाई? क्यों ज़्यादा ट्रेनिंग करनी, क्यों इतना ज़्यादा उसके लिए डिग्रियां करनी, इतने साल लगाने, एमबीबीएस के लिए पढ़ो, इतना पैसा वेस्ट करो, इससे तो नर्स ही बन जाते हैं, सैलरी तो सेम है। या प्लम्बर बन जाओ, उसमें भी सैलरी सेम है। या मैनेजर बनने के लिए इतनी डिग्रियां करने के लिए टाइम माँ बाप का पैसा लगाने की क्या जरूरत? तो इसका मतलब सेम रिवार्ड्स अगर होंगे हर ऑक्यूपेशन के लिए, तो मोटिवेशन नहीं होगी, तो पहला एस्पेक्ट फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब अनइक्वल रिवार्ड रखने पड़ेंगे। तो अनइक्वल रिवार्ड रखेंगे तो मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट कर जाएगी और वो एक कारण बन जाएगी। दूसरा, सेम रिवार्ड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर सेम रिवार्ड रख देंगे तो लोग ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट आ जाएगी मेरी पहली बात की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कौन करता रहे, इतना स्किल कौन हासिल करता रहे, इतनी ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई भी एक किस्म की ट्रेनिंग आ गई। आपको बहुत सारी जॉब्स के लिए आईएएस करना है, आईएएस इंपॉर्टेंट जॉब है ना, तो उसको करने के लिए अगर आपको उतनी सैलरी है जितनी एक प्लम्बर को है, ठीक है, सैलरी को छोड़ो, उतना स्टेटस, मतलब तीनों टाइप को ले लो ना, सैलरी भी आईएएस की अगर उतनी है जितनी प्लम्बर की है, स्टेटस भी उतना ही है, प्रेस्टीज और पावर भी उतनी है, तो फिर कोई बंदा आईएएस ज्वाइन करने के लिए क्यों इतनी पढ़ाई करनी, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? इससे तो अच्छा है प्लम्बर ही बन जाओ। तो इसका मतलब अनइक्वल रिवार्ड्स होने चाहिए। सेम रिवार्ड से हमारा सूटेबल एलोकेशन नहीं होगा, कोई मोटिवेटेड नहीं होगा, कोई वो इंपॉर्टेंट पोजीशन को ज्वाइन ही नहीं करेगा, कोई ट्रेनिंग में जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई डेडिकेशन नहीं होगी। तो चार के चार एस्पेक्ट्स फेल हो जाएंगे अगर सेम रिवार्ड रखेंगे, अगर सोसाइटी में इक्वलिटी होगी। सेम रिवार्ड मतलब अगर इक्वलिटी होगी, तो इसका मतलब सोसाइटी में इनइक्वलिटी ज़रूरी है, सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी है, तभी जाके सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी। एग्जिस्ट कैसे करेगी? वो अपना सूटेबल एलोकेशन वाला रूल्स वाला वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट फुलफिल करेगी। तो मतलब सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करनी ही पड़ेगी, सोशल इनइक्वलिटी ज़रूरी है एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो अनइक्वल रिवार्ड्स हैव टू फोल्ड फंक्शन। जब हम सोसाइटी में अनइक्वल रिवार्ड देते हैं, जब सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होगी, ठीक, अनइक्वल रिवार्ड हो गया स्ट्रेटिफिकेशन या इनइक्वलिटी, ठीक है। जब सोशल इनइक्वलिटी होगी, जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होंगे, जब अनइक्वल रिवार्ड होंगे हर पोजीशन के साथ, हर जॉब के साथ, तब क्या होगा? इसका मतलब पहली बात मोटिवेशन होगी। हर कोई आईएएस क्यों बनना चाहता है इंडिया में? क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेटस भी हाई है आईएएस का, ठीक है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी बहुत हाई है, प्रमोशन फिक्स्ड है, टाइम के साथ प्रमोशन हो जाती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा कैरियर है वहाँ पे, आप कहाँ तक जाओगे, सेक्रेटरीज लेवल, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छी अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं, और क्या चाहिए? उसके बाद किताबें लिखोगे तो फॉलोअर, आपके फॉलोअर्स कितने होंगे सोशल मीडिया पे, मतलब स्टेटस कितना है हाई है आपका, प्रेस्टीज कितनी है आपकी, ठीक है, वेल्थ भी अच्छी खासी है वहाँ पे, सैलरी सैलरी वैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, और पावर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दिखने वाली पावर भी है और पेन की पावर भी है, ठीक है, मतलब आपके साथ पीएसओज वगैरह भी होंगे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, और पेन पावर भी है। तो हर कोई कौन नहीं मोटिवेटेड आईएएस करने के लिए? सारे मोटिवेटेड है, सब चाहते तो हैं। अब उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो वो क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशन के साथ एक कॉस्ट अटैच होती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है, इसीलिए तो आपको ये नहीं मानना कि इस आईएएस के लिए कोचिंग करनी पड़ रही है, नहीं, आप ये इसको डेविसन मोरे इस तरीके से मान रहे हैं कि कोचिंग, उस आईएएस के लिए कोचिंग करनी पड़ रही है, इसके लिए हम, इसके लिए सोसाइटी ने फिर आईएएस के साथ ये चीज़ें भी ज़्यादा रखी हुई हैं, ये उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस आईएएस के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए इसके साथ स्टेटस, पावर, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज ये सब भी हाई रखी है ताकि लोग मोटिवेटेड रहें, ठीक है। तो ये पहली बात आ गई कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन में अनइक्वल रिवार्ड होने चाहिए, तभी लोगों में मोटिवेशन होगी, और एक बार उस पोजीशन पे वो चले गए, उसके बाद वो जाके रुक ना जाए, आगे काम करते रहें, इसलिए भी मोटिवेशन होनी चाहिए, अनइक्वल रिवार्ड होनी चाहिए। मतलब विद इन आईएएस एक बार बंदा बन गया, उनमें भी आगे डिफरेंट रिवार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, उनमें भी आगे जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मोटिवेशन के लिए अच्छी पोस्टिंग, अच्छी प्रमोशन, ठीक है, ये सब अच्छी ट्रांसफर्स उनके उसके हिसाब से उसको और रिवार्ड्स आगे, मॉनेटरी रिवार्ड्स वगैरह आगे ये सब देने चाहिए ताकि आगे और वर्क करने के लिए वो मोटिवेटेड। दूसरा अनइक्वल रिवार्ड का या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एस्पेक्ट है, वो जो मैंने बात कर दी कि आफ्टर फिलिंग द पोजीशन द रिवार्ड मस्ट बी अनइक्वल सो दैट पीपल कंटिन्यू टू गिव देयर बेस्ट, ठीक है,
जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए। ठीक है, अब मैं 10 ये सब हमने पढ़ लिया उनका बेसिक, डेविस एंड मूरे क्या कहते हैं। तो इनके हम थोड़े कुछ प्रोपोजिशंस, कुछ इनके अजम्पशंस भी पॉइंट्स में ले आते हैं। वो क्या कहते हैं, कुछ चीजें जिनके बेसिस पे इनका क्रिटिसिज्म होगा। पहला, इन एवरी सोसाइटी सर्टन रोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर फॉर द सोसाइटी। तो मतलब कुछ चीजें, कुछ अजम्पशंस जो लेकर जा रहे हैं डेविस एंड मूरे, उन अजम्पशंस की बात करते हैं। पहली इनकी अजम्पशंस है कि हर सोसाइटी में कुछ जॉब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई इनसे ऐसा जरूरी नहीं है एग्री करे। तो इनकी एजम्पशन ये थी कि कुछ जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट जॉब्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है और ज़्यादा टैलेंटेड लोग उस पर जाएं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए हमें उनके साथ अनइक्वल रिवार्ड रखने पड़ेंगे, उनके साथ रिवार्ड ज़्यादा रखने पड़ेंगे। जब जाहिर सी बात है इनके साथ ज़्यादा रिवार्ड रखेंगे, ठीक है, तो फिर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी को फंक्शनल प्री रिक्विजिट फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट लोग जाएं, उन जॉब्स को ज्वाइन करें। और जब इंपॉर्टेंट लोग जाएंगे, उनके साथ हम रिवार्ड ज़्यादा रखेंगे, तो फिर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगी। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन से हम बच ही नहीं सकते। दूसरी बात, उनकी एजम्पशन थी कि टैलेंटेड लोग बहुत कम हैं। अगर सारे के सारे लोग जो हैं सोसाइटी में टैलेंटेड हैं, तो टैलेंटेड लोग अगर सभी के सभी टैलेंटेड हैं, तो फिर तो वो इजीली, हमें ज़रूरी नहीं कि पोस्टेज के साथ डिफरेंट पोजीशंस के साथ अनइक्वल रिवार्ड रखें हम। ठीक है, हर पोजीशन के साथ हम इक्वल रिवार्ड भी रख देंगे तो सब लोग टैलेंटेड ही ज्वाइन कर लेंगे, कंपिटेंट लोग ही ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका मतलब उनकी एजम्पशन ये है कि लिमिटेड लोग ही के पास स्किल्स होते हैं। ठीक है, लिमिटेड लोग ही इतनी कॉस्टली ट्रेनिंग, इतना टाइम वगैरह अपना लगाएंगे, डिग्रियां हासिल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड लोग हैं, इसलिए उनके लिए हमें अनइक्वल रिवार्ड वर्क रखेंगे, ताकि वो अट्रैक्टिव, वो इन पोजीशन के लिए आगे अपने टैलेंट को नर्चर करें। तीसरा, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा, यही जो ट्रेनिंग की बात करी, कि बहुत ज़्यादा आपको, जितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उतनी ही ज़्यादा आपको इंटेंसिव और एक्सपेंसिव, ठीक है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको डिग्री, उतनी आपको बड़ी डिग्री चाहिए होगी, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन में आपको जाना पड़ता है। जैसे आईएएस की एक एग्जांपल ले लें, तो आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, फेलियर भी बहुत बार देखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी भी लगेगी आपकी कोचिंग वगैरह में। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस वगैरह होगा, बहुत ज़्यादा डिग्रीज भी आपको, जैसे ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो सब कुछ, जितनी बड़ी पोजीशन अट्रैक्टिव, उतनी ज़्यादा आपको ट्रेनिंग भी ज़्यादा लगेगी, उतना ज़्यादा आपका पैसा भी लगेगा। तो ये इनकी तीन क्या है, अजम्पशन है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पोजीशन से, इस पॉइंट से हर कोई एग्री करे। तो इन पे इनका क्रिटिसिज्म आएगा। तो ये डेविस एंड मूरे की हाइपोथेसिस थी। बेसिकली एक बार फिर से क्रक्स बता देता हूँ कि सोसाइटी को अगर एग्जिस्ट करना है, तो उसका सबसे पहला सूटेबल एलोकेशन होनी चाहिए रूल्स की, तभी वो सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी। अब सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाए और सूटेबल एलोकेशन ऑफ रूल्स हो, तो इसके लिए फिर क्या है, सोशल इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में। यही एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि सूटेबल एलोकेशन हो, और उसके लिए सोशल इनइक्वालिटी यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में है। ठीक है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए ये बोलने की ज़रूरी भी है, नेसेसरी है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शनल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, एग्जिस्ट तो करती है, यूनिवर्सल तो है, लेकिन ये बुरी भी नहीं है। सोसाइटी में इनइक्वालिटी बुरी नहीं है। ये बोलते हैं कि इक्वालिटी बुरी है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होगी। इनइक्वालिटी तो, सोशल इनइक्वालिटी तो फंक्शनल है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी इसके बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और ये फंक्शनल है, ये कौन बोल रहा है, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। इसीलिए तो इनको कहा जाता है, ये कहते हैं कि सोसाइटी में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो तभी एग्जिस्ट करती है वो सोसाइटी को के लिए कुछ फंक्शन कर रही है, वरना वो एग्जिस्ट नहीं करती। यही तो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। आप मेरी पर्सपेक्टिव वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक इनका आखिरी पॉइंट है, वो कर लेते हैं, फिर आज की हमारी वीडियो तमाम हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में ये, इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है, मेल्विन ट्यूमिन क्रिटिसिज्म, वो पढ़ लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंपॉर्टेंस को हम ये कहते हैं कि कुछ फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ जॉब्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट। तो बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये इनका मानना है, ये आगे अगली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा जब क्रिटिसिज्म होगा कि इंपॉर्टेंस पे मैं इतना क्यों अलग से पॉइंट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या बोलते थे कि इट इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑफ अदर पोजीशन ऑन दिस पोजीशन, कि वो पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी
हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे जिस पे बाकी पोजीशंस वाले, बाकी जॉब्स वाले ज़्यादा डिपेंडेंट हों। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी डॉक्टर और नर्स में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है भाई। हमें तो लगता है डॉक्टर, हमें सब ने पता है डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, बट क्यों है इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट तो होना चाहिए। तो डेविस एंड मूरे कहते हैं क्योंकि देखो नर्स डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि नर्स ऑपरेशन मान लो नहीं कर पाती, ठीक है, बाकी काम तो कर लेगी हेल्प, लेकिन डॉक्टर नर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। डॉक्टर नर्स का काम भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ जाए, लेकिन नर्स डॉक्टर का नहीं कर सकती। तो जिस पोजीशन पे बाकी लोग ज्यादा डिपेंडेंट हैं, जितने ज्यादा डिपेंडेंट है वो उतनी इंपॉर्टेंट है। ये एक इन्होंने इंपॉर्टेंस मेजर करने का तरीका बताया, ठीक है। तो ये थी डेविस एंड मूरे की हाइपोथेसिस के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या फंक्शन है। तो हमें पता चल गया फंक्शन ये है कि सोसाइटी का एग्जिस्ट तभी कर पाएगी उनकी वजह से, क्यों क्रिएट होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, क्यों यूनिवर्सल है ये भी, मतलब पूरी हमने थ्योरी उनकी पढ़ ली है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।